हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो मैं राजेश कुमार आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं आज के इतिहास क्लास को लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रणथंभौर। रणथंभौर के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और जो अंतिम शासक थे जिनका नाम था हमीरदेव। हमीरदेव, उनका किनके साथ युद्ध होता है, किसने कहा था कि इस प्रकार के 10 किले मुसलमानों के मूंछ के बाल के बराबर है। और भी बहुत कुछ तथ्य है जो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो का मेरा स्रोत जो है, स्रोत बात करेंगे तो कुछ बुक से है, कुछ आपका नेट से है और वहां से सारा समावेश लेकर इस वीडियो को आज बनाया जा रहा है, यानी कि आपकी क्लास में प्रस्तुत किया जा रहा है। रणथंभौर, रणथंभौर एक ऐसा दुर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये एक दुर्ग था। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसको कभी भी भेदा नहीं जा सकता था, ये इतना पावरफुल। 7 पहाड़ियों का मतलब हो गया कि ये चारों तरफ से कवच के रूप में घिरा हुआ दुर्ग था और इसको जीतने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास भी किए, बहुत सारे शासक प्रयास भी किए थे। उसी क्रम को आज हम लोग समझने वाले हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमीरदेव के पास चलेंगे, जो चौहान वंश का बात करें, जो शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान से युद्ध किया था और उसके बाद हमीरदेव की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी जिन्होंने जौहर कर लिया था अग्नि में कूद कर। ये सब सारा चर्चा होगा इस क्लास में, इस वीडियो में, और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग जो अभी तक कवर कर चुके हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपको रणथंभौर के बारे में समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी जिसने भारत पे हमला किया और सबसे महत्वपूर्ण हमला जो उसका हुआ था वो कौन सा था? नहीं, 11 नहीं, सोमनाथ की बात नहीं कर रहे। मोहम्मद गौरी का जो बात हो रहा है वो 1192 में, वो कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उसने हराया। और पृथ्वीराज चौहान को जब हराने के बाद उसका जो पुत्र था, पुत्र का नाम था आपका गोविंदराज। गोविंदराज जो है वह जाके कहां बैठ गया था? रणथंभौर में। रणथंभौर में अपना साम्राज्य को स्थापित किया था, रणथंभौर दुर्ग में। तो रणथंभौर दुर्ग के चर्चा जो हम लोग करेंगे वो करेंगे गोविंदराज से। लेकिन अभी आप देखें कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हराया 1192 ईस्वी। कौन सा युद्ध में? तराइन का दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान उसके बाद यहां से वापस चला जाता है, फिर पुनः आता है 1194 ईस्वी में और छुटपुट आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। लेकिन इस क्रम में जो है अपना वो 2 गुलामों को, क्योंकि रणथंभौर को अगर आपको समझना है तो आपको पहले दिल्ली को समझना जरूरी होगा। समझ रहे बात को? रणथंभौर को समझने के लिए आपको दिल्ली को समझना जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली में उस वक्त बैठा कौन था। अभी तक हम लोग कहानी में यह समझ चुके हैं कि रणथंभौर में कौन बैठ गया है? वो बैठा है गोविंदराज। ठीक है, अब थोड़ा सा दिल्ली को हम लोग समझ लेते हैं कि दिल्ली में एक्चुअल में है कौन, उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो मोहम्मद गौरी जो है अपने 2 गुलामों को भारत का कमान सौंपा था, जिसमें एक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना एक साम्राज्य स्थापित करता है
और उस साम्राज्य को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्या, गुलाम वंश। गुलाम वंश। अब गुलाम वंश या फिर आप कह सकते हैं यहां से दास वंश, या फिर इसको हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत। लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक ये पूरा कालखंड आता है। गुलाम वंश 1206 से लेकर शुरुआत होता है और लोदी वंश 1526 तक। लोदी वंश कहने का मतलब अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसका युद्ध हुआ था पानीपत में। और किससे युद्ध हुआ था? बाबर से। उसके बाद वहां पे मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग दिल्ली में थे, यानी कि अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत का, तो 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रहा दिल्ली सल्तनत। और उस दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश आए, बहुत सारे राजाएं इसमें राज किए। उस क्रम में सबसे पहला शासक जो था, यानी कि जिसने एक वंश की स्थापना की, और जो एक गुलाम था, गुलाम किसका था? तो मोहम्मद गौरी का। अभी आप कहानी सुने कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जो है उसके बेटे को एक जगह सुपुत्र कर देता है, रणथंबोर, और वहां पर वो जाके अपना रहने लगता है। लेकिन उससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत को समझ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526। 1209 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम है गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। अब इस गुलाम में अगर हम बात करें गुलाम वंश का, केवल गुलाम वंश का, सल्तनत काल कोई पूछे तो 1206 से 1526। अगर हम सिर्फ गुलाम वंश की बात करते हैं, गुलाम वंश, इस गुलाम वंश का पहला शासक वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक आप यहां पे देख रहे हैं इल्तुतमिश। तीसरा शासक रजिया सुल्तान। चौथा शासक मौजुद्दीन बाराम शाह। पांचवा शासक अलाउद्दीन मसूद शाह। छठा शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद बलबन, उसके बाद कैबूबाद और एक कैमस। तो ये पूरा कालखंड है 1206 से लेकर 1290 तक पूरा। समझ रहे? कभी कभी एग्जाम में आपको ये कालखंड भी पूछता है कि कौन कब था। तो अगर आपसे पूछे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो आप कहिएगा 1206 से 1210। 1206 से 1210 गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जब ऐबक गौरी के मरने के बाद जिसने अपने साम्राज्य का स्थापना किया, एक वंश का स्थापना किया जिसे कहते हैं गुलाम वंश, उसको जब स्थापना कर रहा था तो इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करवाया। कहीं ना कहीं वो अपने बातों पे टिका रहा कि मैं एक हमको तो दिया गया है किसी के द्वारा और हम किसी के गुलाम थे, तो वो अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करवाता। और एक प्रश्न सुन लीजिए, दिल्ली सल्तनत के काल में जितने भी राजा हुए वो सब सुल्तान कहलाए, अपने आप को क्या कहलाए? सुल्तान। लेकिन जैसे ही आप 1526 में जाते हैं, 1526 से लेकर 1857 तक आप जाएंगे, तो उस समय के काल यानी कि मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए वो बादशाह कहलाए। क्या कहलाए? बादशाह कहलाए। तो ये अंतर रखिएगा समझ में। सुल्तान कब? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526। और मुगल साम्राज्य कब से कब तक? 1526 से लेकर 1857। मुगल साम्राज्य के राजाओं को क्या कहा जाता था? बादशाह। और वहीं अगर दिल्ली सल्तनत के राजाओं की बात करें तो सुल्तान। ठीक है। अब हम लोग दिल्ली को चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम लोग का सब्जेक्ट है आपका रणथंबोर।
लेकिन रणथंभौर जाने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं आपको दिल्ली को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि दिल्ली के जस्ट नाक के नीचे में है रणथंभौर, जस्ट नीचे में है रणथंभौर। अब दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, जो 1206 से लेकर मात्र 1296 तक हुआ रहता है शासक, 1296 तक। उसके बाद जो शासक बना हुआ है इल्तुतमिश 1206 से लेकर 1210 तक रहता है, 1206 से 1210 तक। इल्तुतमिश जो 1210 से लेकर वह 1236 तक रहा। और फिर वही अगर रजिया सुल्तान की बात करें तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240। रजिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इनको जो है कैथल में हत्या कर दिया गया था, और इनको और इनके पति को, इनका नाम क्या था? अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। इसके बाद रजिया के बाद मोइजुद्दीन बैठता है बहराम साहब 1240-1242। उसके बाद अलाउद्दीन महसूद साहब बैठता है 1242 से 1246। नसरुद्दीन मोहम्मद बैठता है 1246 से 1266। बलबन बैठता है 1266 से 1287, और कैबुबाद बैठता है 1287 से 1290, और क्यूमर्स बैठता है 1290। उसके बाद क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है, और हत्या करने वाले कोई और नहीं है, वो है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करता है, तो हत्या करने के बाद वह एक वंश की स्थापना करता है, और उस वंश का नाम क्या है? खिलजी वंश। तो गुलाम वंश में जो दूसरा वंश था वो है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश में 3 प्रमुख शासक हुए थे। पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद उसका एक दामाद या फिर उसका भतीजा कह सकते हैं, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद एक शासक बना जिसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब हम लोगों का जो रणथंभौर है, उस रणथंभौर में ये 2 वंशों का एक महत्वपूर्ण रोल है रणथंभौर को लेकर, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, और पृथ्वीराज चौहान की जब मृत्यु होती है, तो शासक गोविंद राज रणथंभौर में अपना शासन स्थापित करते हैं। और उस समय में जो दिल्ली में शासक थे वो थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसीलिए आपको दिल्ली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप नीचे के क्रम में आएंगे अंतिम पद में, यानी कि हमीर देव के पास, तो हमीर देव के समय में अलाउद्दीन खिलजी आपको दिखाई देगा। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिखाई देगा जब आपको कहानी बताएंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हमला करता है, वो भी बताया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी हमला करता है, वो भी आपको बताएगा। तो आप इस कालखंड को समझिए कि गुलाम वंश का जो गुलाम वंश था, उस समय में आपका गोविंद राज, और जो अंतिम शासक था हमीर देव, उसके समय में आपका जो शासन था वो किसका था? खिलजी वंश का। और खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो ये 2 वंश का हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं 1526 तक। खिलजी वंश का कार्यकाल है 1290 से लेकर 1320 तक। वहीं अगर बात करते हैं खिलजी वंश के बाद, तो आता है तुगलक वंश। कौन वंश आया? तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1320 से लेकर वह 1351 तक रहा। और उसके बाद तुगलक के बाद आया है सैयद वंश, जो 1320 से लेकर 1414 तक था शायद, है ना। 1320 से लेकर 1320 से लेकर 1414 तक था तुगलक वंश, जो सबसे ज्यादा राज्य करने वाला कोई वंश था, तो वो कौन था? तुगलक वंश। यस, तुगलक वंश था 1414 तक। उसके बाद 1414 में आता है एक वंश जिसका नाम है सैयद वंश।
सैयद वंश रहता है 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद 1451 में एक अंतिम वंश आता है जिसका नाम है क्या, लोधी वंश। और यह लोधी वंश जो है वो कहां तक जाता है, 1526। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत हो गया। क्लियर है। अब दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का कहानी का पात्र है रणथंभौर। रणथंभौर वह दुर्ग जिसको भेदना नामुमकिन था। और इस क्रम में हम लोग समझ चुके हैं कि दिल्ली में शासन किसका है, तो वह है गुलाम वंश का। और अंतिम जो हम लोग शासन देखेंगे रणथंभौर का, जो राजा हमीर देव थे, उसके समय में कौन वंश रहेगा, खिलजी वंश। यहाँ क्लियर हो चुका। हमीर देव के समय में कौन वंश रहेगा, खिलजी वंश। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ये हमला करता है। ठीक है, इस वंश के क्रम में। तो यहां हमारा अब स्टार्ट होता है रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रणथंभौर कहाँ पे है, कैसे, कहाँ नहीं है। राजस्थान में है। राजस्थान में आपका एक दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर। आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर के बारे में अगर चर्चा करें तो उससे पहले हम बात कर लेंगे आपको कि इसके शासक, इस रणथंभौर दुर्ग को बनाया किसने था। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 3 वंश जो है अपना राज किया। रणथंभौर में 3 वंश अपना राज किया। तो कौन कौन वंश, तो पहला है मरमट वंश, दूसरा है टाटू वंश और तीसरा वंश है चौहान वंश। तो रणथंभौर के जो शासक हैं उसमें 3 वंश आते हैं। एक आते हैं मरमट वंश, एक आता है टाटू वंश और एक आता है चौहान वंश। ये 3 वंश। अब ये मरमट वंश जो थे, इन्हीं के एक राजा के द्वारा जो है इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और उस शासक का नाम था राव रणथंभौर मरमट हो गए। ठीक है, राव रणथंभौर मरमट, इन्हीं के नाम से यह दुर्ग जो है ये बनाया गया था। अगर हम बात करें मरमट वंश बनाया कब गया था, मरमट दुर्ग, तो वो बनाया गया था 887 में। कब बनाया गया था, 887 में। सोचिए 887 में बनाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम कब, 712। समझ रहे बात को। तो 887 में रणथंभौर दुर्ग बनाया गया किसके द्वारा, राव रणथंभौर के द्वारा। इसके बाद मरमट वंश का कुछ शासक का नाम जान जाते हैं, राजब्रिज मरमट, राव हुंकार मरमट, राव मिलान मरमट। ये कुछ प्रमुख शासक हुए थे यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ प्रमुख शासक थे। तो अगर पूछ दे रणथंभौर दुर्ग को बनवाया किसने था, तो उत्तर होगा रणथंभौर मरमट। अब बनवाया कब था, तो 887 में। इसके कुछ प्रमुख शासक हो गए राव ब्रिज मरमट, राव हुंकार मरमट और राव मिलान मरमट। उसके बाद इसका एक वंश यहाँ पे आता है जिसका नाम है क्या, टाटू वंश। क्या नाम है, टाटू वंश। तो टाटू वंश में जो है जो कुछ प्रमुख शासक हैं उसका नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। तो वो शासक हैं राव हिदा टाटू, राव गुम्बल टाटू और राव हमीर टाटू। ये कुछ शासक हैं। तो पहले रणथंभौर में अगर आप कहिएगा कि नहीं पहले आप चौहाने वंश चला गया था, नहीं, चौहान वंश से पहले भी 2 वंश था जिसको हम लोग जानते हैं, एक मरमट वंश और एक टाटू वंश। और रणथंभौर को बनवाया था किसने, मरमट वंश के राजकुमार जिसका नाम था राव रणथंभौर मरमट। और इसी के नाम पे यह क्या बना था, रणथंभौर दुर्ग। क्लियर है। यहाँ पे 2 वंश मरमट और एक टाटू वंश, यहाँ क्लियर है। अब रणथंभौर को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, फिर चलेंगे हम लोग चौहान वंश के तरफ। तो हम लोग अभी रणथंभौर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कहानी को लेकर। ठीक है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो रणथंभौर का अभी हम लोग देखें कि 887 ईस्वी में
मरमट वंश के एक शासक जिसका नाम है क्या, राव रणथंभ देव, इसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब मरमट वंश का कुछ राजा को देख लिए हम लोग, और उसके बाद एक वंश बैठता है, इसका नाम है टाटू वंश, और टाटू वंश का राजा को भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। अब बैठने वाला है कौन, चौहान वंश, और चौहान वंश का कौन शासक बैठेगा, गोविंद राज। उससे पहले रणथंभौर के विषय में कुछ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। रणथंभौर कहा जाता है कि इसका वास्तविक नाम रंतहपुर है, रंतहपुर है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रन की घाटी, रन की घाटी। और कहा जाता है रन क्या है, रन उस पहाड़ी का नाम है जो दुर्ग के पहाड़ी के नीचे स्थित है। रन जो है ना, दुर्ग के पहाड़ी के नीचे स्थित जो है वही कहलाता है क्या, रन। और थम क्या कहता है, तो थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना हुआ है, माने जिस पहाड़ी पे किला बना हुआ है उस पहाड़ी को कहते हैं थम। और क्या बोला, रन उस पहाड़ी का नाम है जिसके दुर्ग के पहाड़ी के नीचे स्थित जो है पहाड़ी, उसे कहते हैं क्या हम लोग, रन। और रन वास्तविक नाम इसका क्या, रंतहपुर, और इसका अर्थ क्या होता है, रन की घाटी, रन की घाटी। बात समझ में आया। कहा जाता है कि यह पहाड़ी जो है 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित था, मतलब चारों तरफ 7 गो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के बीच में एक पहाड़ है जिसपे एक दुर्ग बना हुआ है, एक किला बना हुआ है जिसको कहते हैं क्या, रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर कहा गया। और कहा जाता है कि इस पहाड़ी का ये 7 पहाड़ी जो है ना एक कवच के रूप में कार्य करता है, कवच के रूप में कार्य किया जाता था। मतलब दूर से देखने पे वो दुर्ग आपको दिखाई नहीं देता था जब तक कि आप उसके नजदीक नहीं जाते हैं, नजदीक जाते थे तो ही आपको वो दुर्ग जो है वो किला आपको दिखाई देता था, यानी चारों तरफ से वो घिरा हुआ था। यहाँ पे बात स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब चूंकि हम लोग चलेंगे चौहान वंश, लेकिन चौहान वंश से पहले हम लोग बाद में, यानी कि उस दुर्ग का जैसे जैसे वंश आया होगा तो कुछ ना कुछ तो निर्माण हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसमें अटैच किया गया होगा। दुर्ग तो बन गया किनके द्वारा, रणथंभ देव के द्वारा, लेकिन बाद में आदमी डेवलपमेंट का कार्य करता है कि नहीं करता है, कुछ ऐड करता है। तो उस क्रम में हम लोग 2 फैक्ट को समझ लेंगे, ये तो बात का चीज है, जब ये लोग आते हैं तब का ये कहानी है, ठीक है। लेकिन इस दुर्ग में एक प्रवेश द्वार था, रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार के बारे में आप जान लीजिए। कहा जाता है कि यहाँ पे नौलखा दरवाजा था, नौलखा दरवाजा था, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। दूसरा दरवाजा की बात करें तो यहाँ पे तोरण का दरवाजा था, अंधेरी दरवाजा था, जो मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पे कब्जा अधिकार जो है कभी ना कभी मुस्लिम शासकों का भी हुआ होगा। उसके बाद त्रिपोलिया दरवाजा था, जो जयपुर के शासक के द्वारा बनाया गया था। और भी दरवाजा जैसे कि हाथी पोल दरवाजा, सूरज पोल दरवाजा, उसके बाद गणेश पोल। तो ये कुछ स्थिति थी प्रवेश द्वार की। यहाँ पे बात समझ में आया, क्लियर है। यानी कि नौलखा दरवाजा जगत सिंह के द्वारा, तो तोरण दरवाजा और अंधेरी दरवाजा किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, और त्रिपोली दरवाजा जयपुर शासक के द्वारा, फिर हाथी पोल, सूरज पोल और गणेश पोल ये था। तो ये दुर्ग का आप प्रवेश द्वार को देख लिए। दुर्ग जो है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बात समझ रहे। दूर से वो दुर्ग नजर नहीं आता है, सामने जाने के बाद वो दुर्ग नजर आता है। इसका चर्चा जो है हम लोग इस कहानी के क्रम में करने वाले हैं, ठीक है, इस कहानी के क्रम में करने वाले। अब हम लोग कहानी का पात्र बनने वाला है कौन, गोविंद राज, गोविंद राज। तो यहां हम लोग रणथंभौर का जो जिसने बनाया उसको देख लिए। बनाया किसने, राव रणथंभ देव। बनाया कब, 887 में। किस वंश का था, मरकट वंश का था। रणथंभौर का
अर्थ क्या कहते हैं? रन की घाटी। वास्तविक नाम क्या है? रंथपुर। मतलब क्या? रन का मतलब, रन किसका नाम है? उस पहाड़ी का नाम है जो दुर्ग के पहाड़ी के नीचे स्थित है। थम क्या है? थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर किला बना है। और यह किला कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद आप एक कवि को जानते होंगे जिसका नाम है अब्दुल फजल। नाम सुने? अब्दुल फजल। अब्दुल फजल कहा था इस दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद समझते हैं ना? बख्तरबंद का मतलब जैसे कि आप गाड़ी, कोई फौजी लोग को सुने होंगे कि बख्तरबंद गाड़ी में जाता है, सुनते हैं ना, जो चारों तरफ से वो लोहा से घिरा हुआ है, पूरा पैक है, माने कहीं से कोई भी चीज दुर्घटना घट नहीं सकता है, सेफ्टी पूरा। उसी तरह से इस पहाड़ी को लेकर, जो 7 पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी को लेकर अबुल फजल चर्चा करता है और कहता है कि यह 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है और यह दुर्ग नंगा है, लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। चारों तरफ से यह क्या है? पैक्ड है, घिरा हुआ है। यह किसका का नाम है? अब्दुल फजल। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब कहानी में असली मोड़ जो आता है वो आता है किसे? चौहान वंश से। रेडी है? चौहान वंश। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो आज का सीरियो है वो क्या है? चौहान वंश। और चौहान वंश में जो जो शासक यहाँ पे थे, जिसने जिसने यहाँ पे राज किया, अपना अधिकार रखा, उसका पहले हम लोग क्रम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गोविंद राज। 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, तो हारने के बाद गोविंद राज जो है वो रणथंभौर में अपना शरण ले लेता है और शरण के बाद वहां पर अपना एक साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, रणथंभौर में, दुर्ग पर। ठीक है? उसके बाद इसका ही बेटा जिसका नाम है बालियन देव, फिर है प्रहलादन देव, फिर है आपका वीर नारायण देव, फिर है भाग्यभट्ट, ठीक है, उसके बाद है नाहर देव, उसके बाद है जैत्र सिंह और उसके बाद है हमीर देव। ये जो आप हमीर देव देख रहे हैं, जिसका कार्यकाल है 1282 से 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। हमीर देव 1282 से 1301 ईस्वी। और दिल्ली में किसका काल? 1282, इट मींस 1290 तक तो गुलाम वंश था, 1290 तक गुलाम वंश था। अब गुलाम वंश था और उस गुलाम वंश में उठा पटक चल रहा था। याद है ना? अंतिम शासक कैमूर, उससे पहले कैफूबाद, उससे पहले बलबन, उससे पहले नसरुद्दीन महमूद, यानी कि नसरुद्दीन महमूद 1266 और बलबन है 1266 से 1287। और इसका कालखंड है 1282 से 1301। इसका मतलब कि रणथंभौर में इसके जो पिताजी थे, हमीर देव के जो पिता थे, उनका नाम था आपका क्या? जैत्र सिंह। क्या नाम था? जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का कार्यकाल है 1250 से 1282। जैत्र सिंह का कार्यकाल 1250 से 1282 और 32 वर्षों तक यह शासन किया। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। अब जैत्र सिंह रणथंभौर में है, जैत्र सिंह रणथंभौर में। अब दिल्ली में कौन है? दिल्ली में कौन है? कौन वंश है? गुलाम वंश की खिलजी वंश? गुलाम वंश। 1206 से 1290 और 1250, इसका मतलब है बलबन से पहले कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद, 1246 से 1266, 1246 से लेके 1266, यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद, नसरुद्दीन मोहम्मद का काल और बलबन, ये दोनों जैत्र सिंह के समय में। समझ रहे हैं? ये हम आपको इसलिए बता रहे कि कहानी जब आगे बताएंगे तो युद्ध करवाएंगे, अभी हम पूरे स्टोरी सुनाएंगे उसको। तो जैत्र सिंह के समय में कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद
और कौन, बलबन। और उसके बाद इसकी मृत्यु होती है 1282 में। तो 1282 में कौन बैठा, हमीर देव। और हमीर देव का काल कब तक, 1282 से 1301। और उस समय में 1282, इसका मतलब गुलाम वंश पतन की ओर जा रहा था, गुलाम वंश पतन की ओर जा रहा है। और गुलाम वंश के बाद बैठा कौन, खिलजी वंश। खिलजी वंश में शासक कौन, पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 से 1296 तक। यानी कि इसका कहानी जब सुनेंगे हमीर देव के समय में, तो हमीर देव के समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों आएगा इसमें। क्लियर है कहानी, समझ रहे बात। जब कहानी सुनाएंगे तो जैत्र सिंह और हमीर देव, जैत्र सिंह और हमीर देव। तो जैत्र सिंह के समय में दिल्ली पे नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। उसके बाद आता है कैकूबाद, कैकूबाद के बाद आता है कैमूर। और जब हमीर देव के बारे में बताएंगे तो हमीर देव के समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, ये रहता है। तो ये हम लोग का कैरेक्टर है पूरा। क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो हम लोग चौहान वंश में रणथंभौर में कौन कैसे क्या होता है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।